अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे सजेशन मुझे चाहिए थी। मोस्टली जब हम इस तरह की कोई भी सेशंस करते हैं ना, तो इनिशियली तो बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, और फिर लेकिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए ना 1 घंटे के सेशन ले सकें। तो मैं ये सोच रहा था कि जो हमारे, क्योंकि हमारे पास वैसे तो ग्रुप के अंदर देखें 1500 लोग के आसपास हैं, ठीक है, 2 ग्रुप बने हुए हैं हमारे। लेकिन जो हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एट द एंड ऑफ द डे अगले 1 डेढ़ महीने में जो रह जाएंगे ना, वो मैक्सिमम भी जो है वो 50 60, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हुआ ना तो 100 बंदे रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ जो एक्टिवली लोग सेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग बना दूं, जिसके अंदर ओपन डिस्कशन हो। तो डू यू थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया कि ओपन डिस्कशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस बताएं। ओके, यानी कि ओपन डिस्कशन वाला ग्रुप होना चाहिए एक्टिव मेंबर के लिए। हम फिर एक काम ये करेंगे कि अभी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ना, ड्यूरिंग द सेशन ही या सेशन के बाद, मैं मास से रिक्वेस्ट करूंगा कि मास एक ना ग्रुप बना लें, क्योंकि इसके बाद में डिस्कशंस होंगी, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे। तो हम मास एक छोटा सा ग्रुप बना लें, डिस्क फाइनेंस विद नबील डिस्कशन के नाम से ना। ठीक है। ठीक है। ठीक। और ठीक है, ये ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बनाने के बाद जो है, अभी भी वॉइस है यार मेरी? क्लियर वॉइस आ रही है आपकी? ओके, कुछ लोग बोल लेते हैं वॉइस। ओके। अच्छा, तो एक जो है वो क्या नाम है, ग्रुप बना लें मास, ठीक है, ताकि ग्रुप बनाने के बाद वो ना, इस पर्टिकुलर चैट के अंदर ना, जब हमारा सेशन एंड हो रहा होगा तो उससे 5 मिनट पहले वो कर दीजिएगा इधर। और फिर उसके अंदर डिस्कशन ओपन ग्रुप होगा, ठीक है, ताकि लोग हमसे भी सवाल, हम भी जवाब दे सकें वहाँ पे, और आपस में भी अगर कोई डिस्कशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक ओके, है। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने लोग आ गए हैं, ठीक है, देखते रहिएगा मास, जो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें एडमिट कर दीजिएगा, सही है। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ जो है वो मेरी बीच में गायब हो रही है यार। ये नेट का इशू हो सकता है, आपकी तरफ हो सकता है, या मेरी तरफ भी हो सकता है। बड़ा मसला है इतने सारे लोगों में जानना। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को आवाज़ नहीं आ रही हो तो फिर वो वॉइस का मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यार, डिस्कॉर्ड ग्रुप का चक्कर ये है कि बहुत सारे लोग ना डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करते, तो फिर ना उनके लिए कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो डिस्कॉर्ड ग्रुप के ऊपर नहीं जाते। अच्छा, सबसे पहले जब भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, मास रिकॉर्डिंग हो रही है ना? ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने सोचा, जब मैं सोच रहा था ना कि यार मुझे जो है लोगों को स्टॉक के बारे में बताना है, तो इन जनरल आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, चीज़ों में देखेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल बातें करके समझा रहे होते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं कहा यार, वो बहुत ज़्यादा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो उनके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ा सा आसान करता हूँ, और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि उसको ना आपकी जो पर्सनल लाइफ है उससे रिलेटेबल बनाऊँ, और थोड़ा सा एंजॉय भी हो जाए, ताकि 1 घंटे हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, ठीक है। तो मैंने सोचा उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट जब भी आप कर रहे हैं ना, पहली चीज ख्याल रखें, वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आप अगले 10 15 साल का प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 10 15 साल का प्लान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, और आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप सेलेक्ट करते हैं कि मुझे जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने अपने पास एक क्राइटेरिया बनाया है, जिसका मैंने नाम जो दिया है ना, वो दिया है शादी फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब जब आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं, ज़रा कमेंट्स के अंदर बताइएगा। हम में से कितने लोग शादीशुदा हैं, मैरिड हैं? हाँ, और जो मैरिड नहीं है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि उन्हें ये सिलेक्शन करते हुए समझ में आ जाएगा कि उन्होंने अपना जो है पार्टनर कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप शादी कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आप डिसाइड करते हैं शादी करनी है, तो डिसाइड करने से पहले क्या चीज़ आप देख रहे होते हैं? मतलब अभी आपकी शादी नहीं हुई है, सबसे पहली क्या चीज़ रिक्वायर्ड है शादी करने के लिए, सबसे पहली चीज़? नेचर। लड़की है, लड़के के लिए लड़की होगी भाई, ये तो सिंपल सी बात है। मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, जॉब, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, नेचर, पैसा, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के, फैमिली, ठीक। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि शादी करने के लिए ना आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए कि यार मैंने शादी करनी भी है या नहीं करनी, ठीक है। अगर आपके पास थॉट ही क्लियर नहीं है
कि मैंने जो है वो शादी करनी है या नहीं करनी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कितना भी अच्छा लड़का आ जाए या कितनी भी अच्छी लड़की आ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है वो शादी नहीं करेंगे। मैंने अपने खानदान में बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है जिनके बाद अच्छे अच्छे रिश्ते आए, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम पढ़ रहे हैं या अभी हमारी एजुकेशन है, तो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो शादी के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप तैयार हो और आपको क्लैरिटी हो कि यार मैंने शादी करनी है नहीं करनी, ठीक है। तो रिश्ता फ्रेमवर्क में जो सबसे पहली चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी क्लैरिटी के रिश्ता मैंने करना भी है नहीं करना। इसी तरह से अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। अगर आपको किसी कंपनी जिस तरह से क्लैरिटी नहीं है ना आपको, अगर आपने पार्टनर को सेलेक्ट करने के लिए कि भाई या आपका अभी तैयारी नहीं है, तो इसी तरह से अगर आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता किसी कंपनी का, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ किसी दोस्त की बात सुन के या किसी रिश्तेदार की बात सुन के, तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है? बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है, अगर मैं आसान लफ्जों में आप लोगों को समझाऊं, तो बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं नेशनल फूड्स की बात करूं, ठीक है। तो नेशनल फूड क्या होता है? मसाले बेचता है, ठीक है, बहुत सारी और आइटम बेचता है। तो उसका जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है? वो मसाले बेचेगा, उससे उसके पास पैसे आएंगे, उसमें जो एक्सपेंसेस हैं सैलरीज वगैरह है, वो देगा, और उसके बाद जो एंड में बचेगा वो उसका प्रॉफिट बचेगा। तो ये हमें क्लियर नजर आ रहा है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, सही है। तो जब भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले जो चीज क्लियर होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर बिजनेस मॉडल आपको समझ में नहीं आता, तो ना ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही आप जो प्राइवेट अपने दोस्त के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या किसी मामू के लड़के के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आप नहीं करें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। इसी तरह से लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि सिस्टम लिमिटेड, मुझे कोई दोस्त बताता है कि यार सिस्टम लिमिटेड है कंपनी, वो अच्छा शेयर है, उसके अंदर इन्वेस्ट करो, तो मेरा सबसे पहला सवाल होना चाहिए यार उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं, ये पहले पता होना चाहिए। ये पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक पे, वो सॉरी, गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, आप कंपनी का नाम बताएं, वो आपको बता देगा यार इसका ये बिजनेस मॉडल है और ये इस तरह से पैसे कमा रहा है। तो अगर वो आपको समझ में आ जाए और क्लियर हो कि हाँ यार ये ऐसे पैसे बना रहा है, तो इसका मतलब फिर आप जो है वो उस कंपनी के बारे में आगे रिसर्च करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या किया, रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सोचा कि भाई ये रिश्ता मुझे करना भी है नहीं करना। अगर लेट सपोज डिसाइड कर लिया आपने कि हाँ मैंने रिश्ता करना है, तो उसके बाद सबसे पहली चीज क्या देखते हैं वो बताएगा चैट में। आपने डिसाइड कर लिया, क्लैरिटी हो गई कि हाँ यार अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ या कमा रही हूँ, और जो है वो मुझे अब जो है शादी करनी है। तो उस क्लैरिटी ऑफ थॉट के बाद सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है रिश्ते में? अरे लड़की, ये बंदा पीछे पड़ गया लड़की के लिए, वो तो लाजमी सी बात है ना। डिस्कशन, फैमिली, और पता है, फिर फैमिली, यस। दो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट के बाद, वो है फैमिली, ठीक है। बहुत जगह मैंने ऐसे देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं पैसे, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सबसे पहले फैमिली है। बहुत सारे ऐसी जगहों पे मैंने देखा है कि एक लड़का आया जो बहुत अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन उसकी अच्छी एजुकेशन नहीं है, वो जो है वो क्या नाम है जो काम करता है उससे पैसे तो ज्यादा बनते हैं, लेकिन जो है वो काम लोगों को लगता है कि सोसाइटी में उस तरह का नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंटली हमारे जानने वालों में एक रिश्ता आया एक लड़के का जो महीने का कोई 5-6 लाख रुपए बनाता था, लेकिन वो काम क्या करता था, उसके फादर की जो है ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की सर्विसेज थी, ठीक है। तो वो सर्विसेज है, वो बहुत अच्छा कमाते थे, बहुत ज्यादा पुराना उनका काम था, लेकिन उस सर्विसेज की वजह से उसकी एजुकेशन नहीं थी, पैसे तो अच्छे थे, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं भाई। तो हमारे माशरे में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग देखते हैं ना, वो देखते हैं फैमिली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग कैसे हैं ये, या फैमिली बैकग्राउंड, ये जरूरी है। बिजनेस में भी इसी तरह से अगर आपने लेट सपोज सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया ना कि यार मैंने स्टॉक जो जिसमें इन्वेस्ट करना है उसका क्या बिजनेस मॉडल है, तो उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो देखनी है कि यार इसकी टीम कैसी है। ये जो पर्टिकुलर कंपनी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर जो टीम है उसकी मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह का है, वो अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं नहीं रखते, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोई बताए कि लेट सपोज, आवाज नहीं आ रही, अनप्लग, आ रही है ना आ आवाज? रही है सुनाई आवाज। दी? ओके, गुड है। अच्छा, अब लोग कैसे हैं सबसे पहले, इसी तरह से कंपनी कैसी है। अब कंपनी, लेट सपोज मैंने आपको बोला कि सिस्टम लिमिटेड मुझे समझ में आ गई, अब मुझे जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट देखूंगा। तो मैनेजमेंट देखने के लिए क्या तरीका कार है, सबसे पहले मैं उसके सोशल मीडिया पे जाऊंगा, वहां से देखूंगा कि उनके बोर्ड में लोग कौन कौन से हैं। जो उनके बोर्ड के अंदर लोग हैं,
सबसे पहले जो कंपनी का चीज देखते हैं ना, वो देखते हैं कि उसका सीईओ कौन है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसकी जो बोर्ड के ऊपर लोग हैं। हमेशा जो भी कंपनी होती है ना, लिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका एक बोर्ड होता है। बोर्ड का मतलब ये होता है एक्सपीरियंस बिजनेसमैन होते हैं, 4-5 लोग, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की कंपनी है उसके अंदर। और वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं सीईओ को, ताकि बिजनेस जो है वो ग्रो हो सके। तो सबसे पहले आप सीईओ को देखेंगे, उनके बोर्ड को देखेंगे अच्छी तरीके से कि भाई इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। अगर कोई न्यू सीईओ है या न्यू कोई कंपनी है, तो इसका मतलब ये कि बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एज अ वैल्यू इन्वेस्टर जब आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपने रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो कितना लुक्रेटिव क्यों ना हो, ठीक है। तो टीम मैनेजमेंट में आपने टीम देखनी है प्रॉपर तरीके से कि यार ये टीम काम क्या कर रही है और ये टीम का अपना क्या एक्सपीरियंस है। अगर लेट सपोज बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, लेकिन टीम जो है वो अच्छी नहीं है, जो सीईओ है वो बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट है फॉर एग्जांपल, या जो है उसने बहुत अच्छी कंपनीज को से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो वो एक रिस्की बेट हो जाएगी। तो इस टाइम पे आपने एज अ न्यू इन्वेस्टर आपने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। ये भी आपको डेटा जो है वो नेट से मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे। जैसे सिस्टम लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका रीजन क्या है कि सिस्टम लिमिटेड के जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो बाबर अली साहब है। बाबर अली साहब कौन है? जिन्होंने लम्स जो बनाई है वो उन्होंने बनाई है, ठीक है। पैकेजेस, इतनी बड़ी जो कंपनी है वो उनकी है। तो बाबर अली ने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वी आर अज्यूमिंग कि यार वो बहुत अच्छी कंपनी होगी, बहुत अच्छे लोग होंगे। फिर उसके बाद अगर हम कंपनी का सीईओ देखें, तो उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड लिंक्डइन पे जाके देखें, तो हमें पता चलता है यार ये सीईओ तो बहुत सीनियर बंदा है, और बिल्कुल सिस्टम लिमिटेड में स्टार्ट से आया और ग्रो होता चला गया, ठीक है। और इसकी जो जब से इसने ज्वाइन किया, कंपनी जो है वो मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ग्रोथ ही कर रही है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। रिश्ते में तीसरी चीज क्या देखते हैं भाई? हमने देख लिया कि भाई हाँ, हम क्लैरिटी है, लोग हमें पता चल गया हाँ यार लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे होने के बाद फिर क्या चीज देखेंगे, और लोग हमारे रिश्तों में कैसे पता चलता है? हाँ हाँ, पता चल जाता है। ये जो सवाल है ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे, जो लिस्टेड कंपनी होती है उसकी सारी चीजें पब्लिक होती हैं कि कौन कौन बड़े इन्वेस्टर हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तीसरी क्या चीज है भाई? इन्वेस्टर्स, किसी ने बोला इनकम चाहिए, तीसरी क्या चीज देखते हैं? टीम देख ली, रख रखा हुआ उसी में आ जाता है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि वो जो स्पेसिफिक, अगर लेट्स सपोज मैं लड़के को देखने जा रहा हूँ, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी, जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी ना, तो यही सिक्योरिटी वगैरह के अंदर जब मेरी बहन की शादी थी, तो उसकी शादी के लिए जब मैं लड़का देखने गया ना पहली बार, तो मैंने उस लड़के में ये देखा कि यार इस लड़के में अपना पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो बाकी जिन लड़कों से मैं मिला हूँ उन लड़कों में नहीं है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उससे पहले जो लड़के मिले हों, उस वो पैसे ज्यादा कमाते हो, ठीक है, उनका घर भी अच्छा हो, लेकिन वो खुद बहुत ज्यादा मिच्योर ना हो, ठीक है। तो ये वाली चीज है। और फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि यार इस लड़के के अंदर हंगर कितना है आगे ग्रो होने का, वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अलाइन है, क्योंकि मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखता हूँ। तो फिर मैंने ये भी देखा कि भाई मेरी बहन की अगर जहाँ शादी हो रही है, तो वो लड़का, उसका घर हो सकता है कि वो अच्छा हो, इस्लामी हो, लेकिन क्या वो लड़का खुद नमाज वगैरह पढ़ता है, उन चीजों का ख्याल रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है रिश्ते में। इसी तरह से तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिक पॉइंट क्या है उस लड़के में या उस लड़की में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी जब अपने लिए अपनी वाइफ को सिलेक्शन कर रहा था, तो मेरा वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया ये था कि वो रिलीजियसली कितना अलाइन है, ठीक है, और इंटेलिजेंट कितनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वो बताता हूँ, मेरी बेगम को सेलेक्ट करने का मेरा क्या रीजन था। एक तो मैंने बता दिया रिलीजियसली अलाइन है, ठीक है। मैं एनईडी का ग्रेजुएट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक। तो मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि भाई तुम्हें जो है वो अ, घर पे ना गोल्ड मेडल लेके आना है। तो हमारे अंदर तो इतनी औकात नहीं थी भाई कि हम गोल्ड मेडल ले सके। तो हमारी क्लास में जो गोल्ड मेडल लेने वाली लड़की थी ना, उसी से हमने शादी कर ली, तो हमारे घर पे जो है गोल्ड मेडल आ गया। तो आपने यूनिक पॉइंट देखना है अपने पार्टनर के अंदर की क्या चीज हो सकती है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो तीसरा पार्ट है वो है कंपेटेटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपैरिजन टू अदर जो प्लेयर हैं उस मार्केट के अंदर, उनके मुकाबले में वो कितनी आगे है और क्यों है, ये बहुत जरूरी है। अब देखें कंपेटिटिव, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम लिमिटेड की मैं अगर बात करूं, तो सिस्टम लिमिटेड का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। दूसरा बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि वो जो पैसे कमाती है, वो यूएस डॉलर के अंदर कमाती है, पाकिस्तान से नहीं कमाती, तो यूएस डॉलर के अंदर अर्निंग है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है कि वो
उसको जो लेबर मिलती है पाकिस्तान में वो सस्ती मिलती है, और यूएस में या दूसरे कंट्रीज में वो महंगी बेचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम, मैं एक सिस्टम को लेके चल रहा हूँ इस तरह से। अब आपको जो टास्क दूंगा मैं, उसमें आपने कंपनीज खुद सेलेक्ट करके ये सारे क्राइटेरिया के हिसाब से बताना है कि उनका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। सबसे पहले हमने देख लिया कि बिजनेस मॉडल क्या है, फिर हमने टीम देख ली, फिर हमने देखना है कि उसका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है मार्केट के अंदर। अगर उसका कोई कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है तो फिर हम बोलते हैं कि यार नहीं, मजा नहीं आया, ठीक है। मतलब अगर लेट्स से वो तीन लड़के हैं, तीन लड़कों में एक सेलेक्ट करना है, तो आपने देखना है इन तीनों में से कौन सा ऐसा लड़का है जिसके घर वाले भी अच्छे हैं तीनों के, लेकिन इन तीनों में से कौन सा बेहतर है जिसके अंदर हंगर है ग्रो होने का, ठीक है, जिसके अंदर शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी आदत पाई जाती हैं, ठीक है। फौजी कंपनी कंपनी ओनली कंपेटिटिव एडवांटेजेस, मैं ये आगे जाके बताऊंगा, फौजी कंपनी सारी कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं होती, लेकिन ये भी अच्छा क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा एक और चीज होती है बहुत जैसे इन्होंने बोला नेशनल फूड और एनी अदर कंपनी मोस्टली ऑल आर सेम। देखिए ऑल आर सेम तो है, लेकिन अब नेशनल फूड का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ हुआ है कि उसके कंपेटिटर अगर कोई खड़ा होना चाहेगा ना, उसके लिए मुश्किल है। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर उसका कोई कंपेटिटर आता है मार्केट में तो कितना मुश्किल है उसको compete करना। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने कंपेटिटिव एडवांटेज को बहुत सारे एंगल में देखना होता है कि यार उसका अर्निंग किस तरह से हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बड़ा स्ट्रांग हुआ हुआ है, और एक्स वाई जी बहुत सारी चीजें, ठीक। अच्छा, आपने ये देख लिया कि यार लड़के में कोई खास बात तो है, चलो मुझे जो है वो अपनी बहन के लिए इसे सेलेक्ट करना चाहिए, या लड़की में खास बात है तो अपने लिए सोचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या पार्ट हो सकता है, कोई बताएगा? चौथी क्या चीज देखनी चाहिए? फाइनेंस, अब्दुल्ला साहब ने बताया फाइनेंस, और बताएं भाई। बस, घर, घर, इनकम, कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी तो लाजमी से आता है, जरूरी है। डिविडेंड, सैलरी, अखलाक। अखलाक उसमें आ गया ना, लोग कैसे हैं, उसमें अखलाक वाली चीज आ गई। चले हम देखते हैं क्या है। फैमिली नेचर वो पहले वाले में आ गई, ठीक है। फाइनेंस, सैलरी कितनी है, ठीक है। अब हमने जब ये देख लिया ना कि यार लोग भी अच्छे हैं, ठीक है, इसका कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लड़के में भी पोटेंशियल नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी करंट सैलरी जो होती है वो बहुत कोई अच्छी नहीं होती, बहुत लुक्रेटिव नहीं होती, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखें जब भी हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हम सिलेक्शन इस बेसिस पे करते हैं कि हमारे पास दो तीन ऑप्शंस मौजूद हैं, उन दो तीन ऑप्शन में से कौन से सेलेक्ट करने हैं। तो अगर लेट्स सपोज तीन ऑप्शन है जिसमें लोग भी अच्छे हैं, ठीक है, लड़के के अंदर अच्छी बात भी है, लेकिन सैलरी कम है, और सैलरी कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे कि भाई वो सैलरी कम है तो उसके अंदर ग्रोथ है या नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से अगर मुझे कंपनी सेलेक्ट करनी है तो कंपनी सेलेक्ट करने के लिए जो मैं एक और चीज देखता हूँ वो ये देखता हूँ रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ठीक है। कंपनी की टीम अच्छी है, कंपनी के जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, लेकिन क्या पिछले 10-15 सालों के अंदर उसका रेवेन्यू या उसका प्रॉफिट ईयरली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंपनी भी अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मैनेजमेंट भी अच्छी है, ठीक है, और उसका जो है कंपेटिटिव एडवांटेज भी कोई नजर आ रहा है, लेकिन आपने उसे जब 10-15 साल का उसका रेवेन्यू देखा, लेट सपोज आपने सिस्टम लिमिट का देखा 2015 में रेवेन्यू क्या था, 16 में क्या था, 17 में, 18 में, तो और वो आपको ग्रो में नजर नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप बोलते हैं कि यार ये तो फिर बेकार कंपनी है, ऐसी टीम का मुझे क्या करना। तो अगर लड़का अच्छा है लेकिन जो है वो अपनी सैलरी इंक्रीज करने के मूड में नहीं है, मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को, दोस्तों मेरे दोस्त हैं ऐसे, मैं जिन्हें जानता हूँ जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है, और लड़के में इस तरह से अच्छी बात है कि वो मतलब इखलाक का अच्छा है, चीटर नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी हैं उसकी, ये पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन जब उसकी इनकम पे बात आती है ना तो वो बोलता है कि यार मैं महीने के फॉर एग्जाम्पल 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है, अब मुझे इससे ज्यादा ना मेहनत नहीं करनी, एफर्ट्स नहीं करनी। तो आपने जिस तरह से अपने पार्टनर के लिए देखना होता है कि यार इसका ग्रोथ माइंडसेट, और ये पिछले जो कमाता हुआ आ रहा है तो वहां पे उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, तो कंपनी के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें उसका ग्रोथ पैटर्न है या नहीं। अगर उसका ग्रोथ नहीं हो रही कंपनी की तो फिर इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हाँ, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, किसी भी कंपनी का आपने देखना है ना तो स्टॉक एक्सचेंज पे आए, अब आपने उसके फाइनेंस पे क्लिक किया, ठीक है, ये जो चीज आपने देखनी है मैं साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ कि आपने ये चीज देखनी कहाँ से, ठीक है। अब आप देखें कि आपने सिस्टम लिमिटेड को मैंने खोला,
सिंपली जाएंगे आप गूगल पे लिखेंगे सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये वाला लिंक इसका ओपन हो जाएगा। उसमें यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फाइनेंस पे क्लिक करने के बाद नीचे जब आएंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, 2021 में देखें आप इनका रेवेन्यू क्या था, ठीक है, तकरीबन 11 बिलियन शायद, ये फिर 20 हुआ, फिर 32 हो गया, अब 38 हो गया। आप बात समझ रहे हैं? तो अब इसका अगर आप पिछले 4 साल का देखें तो रेवेन्यू ग्रो होता चला जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन मुझे तो सिलेक्शन करनी है बेस्ड ऑन 10 ईयर्स एटलीस्ट। यार फिगर सही होते हैं, हाँ फिगर सही होते हैं भाई। ये जो जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है ना, ये इनके फिगर गलत नहीं हो सकते। अगर ये गलत होंगे तो ये अनलिस्ट कर देंगे। बहुत रेगुलेटेड मतलब फ्रेमवर्क है यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे एक और चीज ये होती है कि अगर आपने देखना है ना कि इनके नंबर ठीक है या नहीं, तो इसका एक और क्राइटेरिया ये होता है कि आप ये देखते हैं कि इस कंपनी ने जो ऑडिट करवाया है वो कौन सी फर्म से करवाया है। ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पे आपको नंबर अच्छे नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे नंबर नजर आ रहे हैं कि यार ग्रोथ हो रही है इनकी रेवेन्यू के अंदर, लेकिन आपको शक है कि यार हो सकता है कि ये गलत दिखा रहे हो, तो आप ये देखें कि इनका ऑडिटर कौन है। अगर इनका ऑडिटर टॉप 3 जो पाकिस्तान के बेस्ट ऑडिटर है उनमें है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये रिपोर्ट में नंबर्स आगे पीछे नहीं हो सकते। और अगर आपने देखना है कि यार 2021 से पहले का भी कहाँ से आएगा, तो आप जो है वो यहाँ पे और नीचे आएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये एनुअल जो लिखा हुआ है ये एनुअल रिपोर्ट है, 2015 की यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, 2018 की यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद 2019 यहाँ पे हो जाएगी, 2020 यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग सवाल ईपीएस वगैरह पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे कुछ टर्म्स बता देता हूँ ताकि आपको जब मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूँ तो आसान हो जाए। तो यहाँ पे ओके, सेल्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल सेल्स के जितने भी क्लाइंट्स है, सिस्टम लिमिटेड क्या करता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है कि यूएस में बाहर कंट्रीज में जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सिस्टम लिमिटेड से करवाती है। इसका मेन बिजनेस मॉडल ये है। ठीक है, तो जो भी क्लाइंट का सॉफ्टवेयर ये बनाती है, उसको जो वो पे करते हैं, उस पेमेंट को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो वो उसका सेल्स बनता है पूरे 1 साल का। ठीक है, ये होता है सेल्स नंबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज जो भी आपका सेल्स हुई है ना, उस सेल्स के बाद क्या करती है कोई भी कंपनी, उस सेल्स के अंदर से माइनस करती है सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी माइनस करती है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन अप्लाई होती है, वो टैक्स देती है। और टैक्स देने के बाद जो चीज बचती है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपका ये बच रहा है, ये जो अमाउंट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद होती है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट बना और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है उस कंपनी के, वो आपको डेटा से मिल जाते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, उससे आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और जो पैरामीटर देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि यार अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ रहा तो ये भी नेगेटिव चीज होती है कंपनी में। ठीक है, और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अब आप यहाँ पे देखें कि इसका ईपीएस 2023 में 29 पे गया, पहले 12 पे था, 12 से 22 के अंदर जो है वो 2022 में 22 पे चला गया, 23 में 29 पे चला गया, फिर 20 पे आ गया। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग समझेंगे कि ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अगर ये कम हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो फिर इसका मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसकी इनकम स्टेटमेंट में जाके कि मसला क्या है। ईपीएस कम होने का जरूरी मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी में कोई खराबी है। हो सकता है ईपीएस इसलिए कम हो रहा हो कि रेवेन्यू देखें, अगर आइडियली मैं देखूं तो 2023 में रेवेन्यू जो है वो आपका ज्यादा था, कम था, 2024 में रेवेन्यू ज्यादा हुआ। ठीक है, यहाँ पे 32 है और 2024 में 38 है, तो रेवेन्यू ज्यादा हुआ। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 2023 में प्रॉफिट ज्यादा हुआ और जो क्या नाम है 2024 है उसमें प्रॉफिट कम हो गया। तो ये कैसी बात है कि सेल्स इंक्रीज हो, सेल्स जो है वो 2024 की ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट जो है वो 2023 का ज्यादा है। ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि 2024 में हो सकता है कि उन्होंने कोई जो भी सेल्स हुई उससे जो पैसे आए उन्होंने कोई नया ऑफिस बनाया हो, उन्होंने कोई एक्सपेंशन की हो। तो प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो उसका जरूरी नहीं है मतलब कि इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज है। हम पहले ये देखते हैं कि इसका जो प्रॉफिट कम हो रहा है उस प्रॉफिट कम होने का रीजन क्या है। अगर उसका रीजन ये है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल कतर के अंदर एक नई अपनी एक्सपेंशन की है
अपनी टीम हायर की है, वहां पे पैसे लगे, तो ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज क्या है कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जब एक्सपेंशन करेगी तो इनिशियली कैपिटल तो लगेगा ना, और जब कैपिटल इनिशियल लगेगा तो उस साल जो है या उससे एक साल बाद जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन उस जाहिर सी बात है जो भी एक्सपेंशन की है उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा, तो आने वाले वक्तों में क्या होगा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी एक दो साल बाद दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम जब भी कंपनी को देखते हैं फाइनेंस में, तो उसका पिछले 10-15 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखते हैं, और ईपीएस की ग्रोथ देखते हैं। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं तो इसका मतलब ये कंपनी अच्छी है। इसी तरह से रिश्ते में अगर हम देख रहे हैं, कोई बंदा है जिसने अपनी सॉफ्टवेयर एटलीस्ट 10 से 15 साल मिनिमम कंपनी के आपने देखने हैं कि उसने जो अपनी ग्रो की है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसी तरह से रिश्ते में हम देख रहे होते हैं ना कि यार ये लड़का जो है फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे, तो पिछले जब ये जॉब पे लगा था तो इसकी इतनी सैलरी थी, अब माशाल्लाह तो 60,000 थी, अब माशाल्लाह से 2.5 लाख हो गई। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि शादी के अगले 5 साल बाद उसकी सैलरी जो है 5-6 लाख रुपए हो जाएगी। तो इसी तरह से हम एज्यूम करते हैं ना कि बेस ऑन कि अभी वो क्या काम कर रहा है, उसकी फाइनेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, उसके बेसिस पे एक आइडिया लगाते हैं कि आगे भी ग्रो होगा। तो कंपनी में भी फाइनेंस के प्रीवियस उसके बेसिस के ऊपर और करंट उसकी जो पोजीशनिंग है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर आगे क्या ग्रोथ है। ठीक है, इसी तरह से कुछ रेशोस मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ग्रो ये आगे उसी में आना था लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ईपीएस है, और पीई है, पीई ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी जो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। अच्छा, प्रॉफिट अब अगर आप यहाँ पे देख लें क्या चीज है कि सबसे पहले अगर मैं दिखवाऊं यहाँ पे आपको, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि जो भी आपकी सेल्स हुई है, शेयर प्राइस जो भी कंपनी के गिरते हैं उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों होता है। लेकिन अभी मैं पहले पूरा फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लूँ, वरना सिस्टम के आंसर देने लगा ना तो पूरा सेशन इसी पे निकल जाएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि जो भी आपकी सेल्स हुई है उस सेल्स में जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं ना, ठीक, सॉरी, जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जब आप माइनस कर लेते हैं, जैसे सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, इसको जब आप माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आपका। ठीक है, कि ग्रॉस प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट क्या होता है कि बाकी आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब वो सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड भी कहते हैं, और एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। लेट सपोज सिस्टम लिमिटेड जो है वो 1,000 रुपए क्लाइंट से लेती है और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे देती है। फॉर एग्जाम्पल $1,000 जो है वो फॉर एग्जाम्पल अपने क्लाइंट से लेती है, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे देती है फॉर एग्जाम्पल $400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि $400 उसकी कॉस्ट आई उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो जो बाकी $600 बचे, ये $600 जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। फिर इन $600 में से हम माइनस करते हैं अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है कि हमारी जो है फॉर एग्जाम्पल रेंट क्या है, हमारी मार्केटिंग क्या है, और वो सारी चीजें माइनस करने के बाद सारे जब खर्चे निकल जाते हैं तो उसको जो माइनस करते हैं तो वो नेट प्रॉफिट बचता है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद हमारा क्लोज कैलकुलेट होता है ईपीएस। और यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है, ऊपर ईपीएस दिखा दिया था। ग्रोथ का फॉर्मूला आसान है कि जो करंट ईयर है उसको प्रीवियस ईयर से माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें सिस्टम का 2021 से, तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसको देखें, पहले 33% था, फिर 32, 30 और 24। अब आप ये देखें कि 24 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, और पीछे हमने देखा कि इसका प्रॉफिट भी कम हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने 2024 मुझे पहले डिसाइड, वैसे अगर मैं देखूं तो ये नेगेटिव चीज है कि यार 33 से 24 आ गया इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो वैसे तो ये नेगेटिव चीज नजर आ रही है। लेकिन मुझे इसके फाइनेंशियल्स में जाके देखना पड़ेगा 2024 में इन्होंने कौन सा ऐसा एक्सपेंस किया है जिसकी वजह से ये हुआ। अगर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई नया ऑफिस नहीं बनाया, इन्होंने कोई एक्सपेंशन नहीं की, उसके बावजूद भी इनका जो है ग्रॉस प्रॉफिट गिरा है, तो ये एक नेगेटिव चीज है, अलार्मिंग चीज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके देखने का हम किस तरह से जाते हैं, यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इस फाइनेंशियल रिपोर्ट को पूरा पढ़ना पड़ता है। मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ किस तरह की होती है, ताकि एक थोड़ा सा,
ठीक है, हर कंपनी की इस तरह से फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो मौजूद होती है। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। देखें, इनकी जो मैं कंपनी की बात कर रहा था ना, कि उनके बोर्ड में कौन लोग हैं, ठीक है, उनकी टीम में कौन लोग हैं, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ये सारी चीजें। यहाँ पे अपना मिशन भी बताते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना कि आगे ग्रोथ क्या है, तो वहाँ पे कंपनी सब कुछ बताती है अपने बारे में, कि हम क्या करते हैं, हमारे जो खर्चे हुए वो किस वजह से हुए, और हम इसको कम करने, हमारे क्लाइंटेल कौन कौन से हैं। तो वो जो टीम मैनेजमेंट वाली बात है ना, वो एनुअल रिपोर्ट भी अगर आप देख लें किसी भी कंपनी की, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, ब्रोकरेज फर्म जैसा इन्होंने बोला ना, अब यहाँ पे जो हम इस सेशन को ले रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अब ब्रोकरेज की भी जब आपने रिपोर्ट पढ़नी है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है ना। तो आप कंपनी की डायरेक्ट पढ़ लें या ब्रोकरेज की पढ़ लें, दोनों की एक ही बात है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से निकाल के ही वो लेते हैं। अब मैं बोल रहा था ना, बिजनेस मॉडल आपने समझना है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, किस एरियाज में हम काम करते हैं, और हमारे क्या क्या चीजें। तो यहाँ से एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो जो अभी दो तीन चीजें हैं उसका सबका आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें फाइनेंशियल एनालिसिस इनकी पूरी कंपनी की दे देते हैं, ये सारी ओपन होता है। तो आप ये देखेंगे, इसको मैं एक सेशन इस चीज के ऊपर कर लूंगा कि फाइनेंशियल जो हमारी वो होती है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, वो किस तरह से पढ़ते हैं, उनमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल फॉर द सेक ऑफ टाइम, क्योंकि अभी फ्रेमवर्क को डिस्कस करना है, तो वो उसमें हमारे 2 घंटे निकल जाएंगे इसलिए, लेकिन ये दिखा दिया आपको कि आप लोगों को एक समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से है, ठीक है। सवाल भी देख लेते रहता हूँ। अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो तो आपको नजर आ जाता है ना, जो अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो आपको किस तरह से समझ में आता है, कि आप देख रहे होते हैं हर साल जो उसका ईपीएस बन रहा है, वो हर साल ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर वो हर साल ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब, और वो निकालने का तरीका क्या है, आपको इस ईयर का भी ईपीएस पता होता है, नेक्स्ट ईयर का भी पता होता है, वहां पे सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं और हो जाता है। और ईपीएस की वेबसाइट के उसके ऊपर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद होता है, तो वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया स्टॉक, ठीक है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे पूरी मिल जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक पूरा सेशन रखूंगा मैं कि किस तरह से होती है। अभी फ्रेमवर्क क्योंकि लंबी चीज है, उसको हम पहले क्लियर कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये चीज हो गई। तो हमने क्या चीज की सबसे पहले, कि भाई मैनेजमेंट कैसी है कंपनी की, या वो लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। फिर उसके बाद हमने उसका कंपेटेटिव एडवांटेज देखा। फिर हमने उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी देख ली, इनकम देख ली। इनकम के बाद लड़के या लड़की में क्या देखते हैं हम, जल्दी से बताएं चैट के अंदर। इनकम के बाद एज, एज देखते हैं, ओके। और हुस्न, उफ, खुदाया, ये कौन शोख मिजाज बंदा है। स्टेबिलिटी, ओके, गुड वन। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यार इनकम तो अच्छी है, लेकिन उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, रिसेंटली मैंने शायद ग्रुप पे पता नहीं शेयर किया था नहीं किया था, मेरे दोस्त हैं, उनकी सैलरी है कोई 7-8 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ खर्च कर देते हैं, और उनके पास कोई सेविंग ही नहीं होती, ठीक है, और अननेसेसरी खर्च कर देते हैं। तो अगर सैलरी अच्छी है, तो उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये जो खर्चे हैं वो पूरे हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा लाइफ स्टाइल गुजारा हुआ है कि कर्जे के ऊपर जो है वो करना है। अच्छा, डेप्थ तो ये जो चीज है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूवमेंट जो मैंने बात की ना अभी, जो मैंने उसके ऊपर भी दिखाया था। तो तीसरी चीज, जो चौथी चीज हम देखते हैं कंपनी के अंदर या लड़के के अंदर, वो देखते हैं कि जो मंथली इनकम हो रही है। हाँ, ये 7 लाख से 2 लाख गवर्नमेंट को दे देगा, 7 लाख में नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, अब कंपनी में दूसरी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि उसकी प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आपकी सैलरी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जैसे हमने 50-30-20 रूल बताया था ना, तो उसके हिसाब से आपने ये देखना है कि भाई ये जो मेरा पार्टनर है, ये जो पैसे और ये, अब देखिए पर्सनल फाइनेंस के ऊपर पे भी आपने अप्लाई करना है अपने घर पे, कि 50-30 रूल अप्लाई हो भी रहा है नहीं हो रहा है, कि आपकी सैलरी तो ग्रो हो रही है, लेकिन उस सैलरी के साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट का शेयर है, वो आप हर महीने ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे, या हर साल ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो आपने, अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस लेट सपोज लाख रुपए आपकी सैलरी थी, आपने 25% के हिसाब से इन्वेस्ट करते थे, हर महीने 25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आपकी सैलरी हो गई है लेट सपोज 4 लाख रुपए, लेकिन आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट जो है वो 25,000 रुपए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी कंपनी में भी हम ये देखते हैं कि उसकी सेल्स तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसकी सेल्स के साथ साथ उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी परसेंटेज में होनी चाहिए, जैसे इन्होंने बोला कि इसी तरह से कंपनी के अंदर भी हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, और पर्सनल फाइनेंस में हम ये देखते हैं कि हमारी जो सैलरी इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ हमारे महीने की इन्वेस्टमेंट की जो पीरियड है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अच्छा, इसके बाद क्या देखते हैं हम, अब ये वाली चीज ज्यादातर शादी के बाद देखते हैं, घर के खर्चे तो शादी के बाद ही पता चलते हैं कि भाई ये बंदा किस तरह का है, सारे पैसे उड़ा तो नहीं देता। तो यहाँ पे ज्यादातर मैंने देखे खवातीन जो है वो कम पैसे उड़ाती हैं। अब यहाँ पे पढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं नहीं, जो है वो मर्द कम पैसे उड़ाते हैं, लेकिन खैर। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो भी इनकम है, हमें उस इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट में लगाना है, और अगर किसी जिस कंपनी को सेलेक्ट कर रहे हैं उस कंपनी को भी हमें ये देखना है कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे। उसके बाद दोबारा एक और चीज हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह से हम किसी भी पार्टनर को सेलेक्ट करते हुए, जैसे इनिशियली भी डिस्कस हुआ ना कि यार अगर वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में ग्रोथ पोटेंशियल है क्या या नहीं है। अगर उस फील्ड में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये रिश्ता हमें ना समझ में नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जाम्पल, टेलीकॉम इंजीनियर्स की पाकिस्तान में ऐसा जॉब नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम करंटली बात करें, एक टाइम पे जब मैं जिस टाइम पे एनईडी से ग्रेजुएशन करने के लिए जब मैं इंटर हुआ था ना, तो उस टाइम पे वो मेरा से लास्ट ईयर था जिसमें टेलीकॉम सबसे हाई परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। ठीक, तो हम पार्टनर में ये चीज देखते हैं, अरे है बेचारा टेलीकॉम का लड़का है, चलें कोई नहीं, होता है। ठीक है, तो टेलीकॉम जो है उसके अंदर हमने ये देखना, तो फील्ड के अंदर हमें ये देखना होता है जैसे पार्टनर सिलेक्शन में कि वो जो काम कर रहे हैं तो उसमें ग्रो बंदा तो अच्छा हो सकता है, सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन वो फील्ड ही ऐसी चूज करके बैठा हुआ है जिसमें ग्रोथ नहीं है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि आपके जो पार्टनर, ठीक है, तो आपका जो पार्टनर है वो किस तरह से ग्रो हो रहा होगा। नहीं देखें, एजुकेटेड, अच्छा एजुकेशन, एजुकेटेड आप ये बोल सकते हैं, अगर आप डिग्री की बात कर रहे हैं एजुकेटेड वुमेन, तो ये गलत बात है। एजुकेटेड या एजुकेशन का या लिटरेसी का डिग्री से ताल्लुक नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास डिग्री बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वो बहुत एजुकेटेड है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की। तो अगर कोई बंदा या बंदी फाइनेंशियल लिटरेट है, इट डजेंट मैटर उसके पास डिग्री है या नहीं है। तो हमें फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आप देखेंगे जुड़िया बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं शॉप लोग ही खोल के, वो अरबों का बिजनेस कर रहे हैं, और हम जैसे एमबीए और मास्टर्स किए हुए लोग जो है वो बेचारे जो है 2-2 3-3 लाख रुपए में काम कर रहे हैं। ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी और उसकी उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद शरिया कंप्लाइंट कैसे चेक करते हैं, सिंपल है शरिया कंप्लाइंट चेक करने का। KMI 100 इंडेक्स, आप गूगल पे लिखें KMI 100, KMI 30 इंडेक्स। ठीक है, KMI 30 आप लिखेंगे तो उसमें जो कंपनीज हैं ये सारी शरिया कंप्लाइंट है, सिस्टम लिमिटेड तो शरिया कंप्लाइंट कंपनी। ठीक है, तो इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने देख लिया ग्रो हो रहे हैं, और इसी तरह से जो मैंने पहली चीज बताई वो पहले डिस्कस कर ली कि उसकी जो अर्निंग है वो ग्रो हो रही है नहीं हो रही, और उसकी अर्निंग में स्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर उसकी अर्निंग ऐसा हो रही है कि ग्रोथ हो रही है, एक साल जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन हो गया, अगले साल जो है वो फॉर एग्जाम्पल गिर के जो है वो सिर्फ 1 मिलियन रह गया, फिर उसके अगले साल 3 बिलियन हो गया। तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इस तरह से उसके अमाउंट नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो फिर आप जो है उसमें थोड़ा सा मोहतात हो जाएंगे क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। सही, तो इसी तरह से जब आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने कोई ऐसा फ्रीलांसर बेचारा बंदा सेलेक्ट कर लिया जिसके पास अपवर्क में कभी प्रोजेक्ट आ जाता है कभी नहीं आता, तो एक महीना आप बड़े खुश होते हैं, हाँ भाई गोरे से पैसे मिल गए, अगले नहीं मिले। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम भी जो है वो देखने पड़ते हैं। अच्छा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू ये मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई, जो टेक्निकल है वो ये सवाल नहीं पूछे। ये सेशन ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल जीरो से सीखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बड़ा आसान करके लेके आया हुआ है। इसी वजह से आप देखेंगे मैंने बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे नहीं लिखे। अच्छा, हमने देख लिया भाई, हाँ जिस जॉब में है जिस पेशे में है मेरा पार्टनर, उसमें जो है सैलरी के ग्रोथ के चांसेस हैं, और मैंने कंपनी के अंदर भी यही देखा कि उस कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो रहा है, और उस ग्रोथ पोटेंशियल के अंदर उस जो ग्रोथ तो है, ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी एक रिसेंटली ना एक बिजनेस में एक बिजनेस को हम हेल्प कर रहे हैं उस वो करने में ना, सेल करने में, क्योंकि हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बिजनेसेस करते हैं। तो आपको आसान देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये एक इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर कि इसका जो प्रॉफिट है
मार्च में तकरीबन 5 लाख था, फिर 6.5 लाख हो गया, फिर 6.5 लाख के आसपास, फिर 1,50,000, फिर 6.5 लाख, फिर 8,40,000। अब मुझे इसका आप लोग चैट के अंदर बताएं कि इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, इसका जिस तरह से आप प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं या प्रॉफिट की वो देख रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर? करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है, एक तो ग्रोइंग प्रॉफिट है, दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट कभी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। ठीक है, अब जहां पे इनका प्रॉफिट कम है 1,51,000, तो हमें एज ए इन्वेस्टर ये देखना है कि भाई इसका जो प्रॉफिट है ये कम क्यों हुआ। अगर प्रॉफिट कम होने का कोई लॉजिकल रीजन है कि उसने R&D पे पैसा लगाया, उसने अपनी एक्सपेंशन पे पैसा लगाया जिसमें लॉन्ग टर्म पे बिजनेस ग्रोथ है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखें, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सिर्फ EPS को देखते हैं, अर्निंग पर शेयर। जिस साल वो कम होती है वो बोलते हैं यार ये जो है वो मेरा जो स्टॉक है वो खराब हो गया, इसको बेच दो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपने ये देखना है जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, तो उसके बाद अगर उसकी अर्निंग पर शेयर कम भी हो रहा है किसी साल, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस, क्योंकि आप हैं वैल्यू इन्वेस्टर, आप उसकी एक एक चीज देख रहे हैं। आप जैसे पार्टनर में सारी चीजें देखते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि किसी महीने आपके हस्बैंड ने पैसे कम कमाए, चले जाओ तुम मेरी जिंदगी से। कोई ऐसा करता है? कोई लड़की ऐसी करती है? जरा कमेंट सेक्शन के अंदर चैट में बता दें। कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती ना, या कोई लड़का ऐसा करता है कि यार अगर वाइफ कमा रही है साथ, और वाइफ की जो है वो किसी महीने या जॉब छूट गई, तो चलो अब हमारा रिलेशन नहीं है, नहीं है ना। हम ये देखते हैं कि यार पार्टनर से मेरी कंपैटिबिलिटी बन रही है, लॉन्ग टर्म पे जो है वो हम सब अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो अगर कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब कंपनी अगर अच्छी है और वो ग्रोथ कर रही है, और उसका जो आपका वो है क्या नाम है, बिजनेस मॉडल बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो किसी साल कम भी कर रही है तो हमें परेशानी ही नहीं होगी। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हम ये नहीं देखते कि एक साल में क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं हाँ कोई फंडामेंटली गलत चीज हो जाए कंपनी में। जैसे पार्टनरशिप में भी होता है ना, शादी में कोई फंडामेंटली कोई गलत पार्टनर कोई काम कर दे, तो फिर आप बोलते हैं कि भाई जाओ यहाँ से। तो इसी तरह से सिस्टम लिमिटेड का फंडामेंटली अगर ये आ जाए कि कोई ऐसा एक AI सॉफ्टवेयर बन जाए दुनिया में कि उसको सिर्फ कमांड दें और वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर खुद बिल्ड कर दे, तो ये देखें ड्रास्टिक चेंज है। अगर इस तरह कोई एक AI सॉफ्टवेयर बन गया जो सिर्फ कमांड देने के बाद पूरी की पूरी डेवलपमेंट करके दे दे, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि यार सिस्टम लिमिटेड के ऊपर अब जो है मुझे इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। तो ये चीज हम जरूर देखते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से नहीं होता। ऐसा नहीं होता हर महीने इस तरह कोई जो है वो अपडेट आ रही है। फिर उसके बाद ये देखते हैं, खर्चे वाली चीज ये हो गई है, सेम रिपीटेड। ग्रोथ इन ग्रॉस मार्जिन, ये भी चीज डिस्कस हो गई, दोनों सेम रिलेटेबल पॉइंट है कि लड़के की भी ग्रोथ में हम देखते हैं और उसमें भी देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद घर की बजट हैंडलिंग लाजमी है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर सैलरी अच्छी भी है और बजट हैंडलिंग अच्छी नहीं है, तो आप जो है वो ग्रो नहीं हो सकते। तो इसी तरह से बिजनेस का अगर रेवेन्यू अच्छा है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं हो रही, रेवेन्यू अच्छा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वक्त के साथ साथ इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब उसके मार्जिन अच्छे नहीं है, उसका नेट प्रॉफिट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट ये अच्छा नहीं है। तो अगर नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट उसका कंटिन्यूअसली 2-3 साल तक अच्छा नहीं हो रहा और नजर भी नहीं आ रहा और कंपनी को एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई मसला, कोई फंडामेंटली इशू है टीम मैनेजमेंट में जो हमें नजर नहीं आ रही, और हम फिर 2-3 साल बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनर को इस बात पे नहीं छोड़ते बजट में। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जिस पार्टनर के साथ हम कर रहे हैं बिजनेस या शादी करना चाह रहे हैं, तो उसका लाइफ स्टाइल तो हम देखते हैं, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज जो देखना जरूरी है ना, वो ये है कि वो लाइफ स्टाइल कर्जे के पैसों से तो नहीं है। जैसे हमारे यहाँ इस टाइम क्या हो रहा है पाकिस्तान में या इंटरनेशनली भी, जो इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या करते हैं, उधार पे या रेंट के ऊपर गाड़ियां लेते हैं, रेंट के ऊपर घर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो दिखा रहे होते हैं अपने उसके ऊपर। तो अगर आप इस तरह की कोई रेंट की चीज लेके देखते हुए या कर्जे की चीज पे देख के पार्टनर सिलेक्शन कर लें, तो जब आप उससे शादी कर लेंगे और आपको असलियत पता चलेगी, तो वो रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा। तो इसी तरह से कंपनी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने ये देखना है कि कंपनी मुझे प्रॉफिट तो अच्छा दे रही है, लेकिन लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो किस तरह का है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर जो मैं पैसे लगा रहा हूँ एज अ इन्वेस्टर, इक्विटी का मतलब होता है जो इन्वेस्टर के पैसे होते हैं उसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी का मतलब जो शेयर आप बाय कर रहे होते हैं ना,
शेयर बाय करने का मतलब आप किसी कंपनी के इक्विटी बाय कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का अगर 100 शेयर है, ठीक है, और आप 10 शेयर बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उस कंपनी की 10% इक्विटी बाय कर ली। ठीक है। आरओई का मतलब क्या है कि अगर आप वो जो 10 रुपए दे रहे हैं उस कंपनी को, तो उस 10 रुपए देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो वो नेट प्रॉफिट जो है ना, वो 15 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी हम कंपनी को देखेंगे, उसके मार्जिन वगैरह देख लेंगे। मार्जिन देखने के बाद हम ये देखेंगे, चलो मार्जिन वैसे तो अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उसकी जो मैंने पैसे लगाए हैं, उस पैसे के बाद जो रिटर्न आ रहा है, वो नेट जो है वो 15% से ज्यादा बन रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है। अगर वो 15% से ज्यादा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब फिर भी ये मसला है कि मैं जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करूं। कोई भी कंपनी जिसकी सारी चीजें अच्छी हो, उसका कंपेटिटिव एडवांटेज भी हो, ग्रोथ भी हो रही हो, प्रॉफिट मार्जिन वैसे अपरेंटली नजर आ रहे हो ग्रोइंग, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी वो बहुत जो है वो कम हो, 10% हो, 9% हो, तो इसका मतलब फिर उस कंपनी के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्की हो जाएगा। अच्छा, कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें आरओई कम होता है, लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल थंब ऑफ रूल जो है वो ये है कि हमने आरओई देखना है कंपनी का, कि वो 15% से ज्यादा है या नहीं है। इसको देखने का तरीका मैं बताऊंगा, एनुअल रिपोर्ट में ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, आरओई के साथ एक और चीज होती है, जैसा से हम देखते हैं ना कि तो आरओई का आसान अगर मैं लफ्जों में मतलब बताऊं, तो ये होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, जो इन्वेस्टर के पैसे हैं उसको किस तरह कितना इफेक्टिव यूटिलाइज करके पैसा रिटर्न बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से जब आप पार्टनर ढूंढते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो उसकी इनकम है, उस इनकम को इफेक्टिव यूटिलाइज कितना कर रहा है। मैं ये देखता हूँ बहुत सारे फैमिलीज में लड़ाई झगड़े होने के वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये होते हैं कि जो हस्बैंड होता है वो जो कमा रहा होता है, और जो वो खर्चे कर रहा होता है वो खर्चे ज्यादा करता है, वो थोड़ा सा खुले हाथ का होता है। ठीक है। वो उसके दोस्त आ जाते हैं तो वो जो है वो उनके साथ घूमने चला जाता है। ठीक है। और वो जो है घर पे लोगों को दावत देता रहता है, देनी चाहिए दावत, सब कुछ करनी चाहिए, लेकिन मतलब आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से चीज करनी चाहिए। ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैंने इस तरह की चीजें देखी हैं। फिर उसके बाद एक और चीज होती है कि हो सकता है आपका हस्बैंड जो है वो मंथली बेसिस पे बड़ा अच्छा गुजर बसर कर रहा हो, आपको भी पैसे खिला रहा हो, आपको भी घुमाने लेके जा रहा हो, आपके घर वालों को भी घुमाने लेके जा रहा हो, दोस्तों को भी घुमाने लेके जा रहा हो, लेकिन ये सारा घूमना फिरना वो कर रहा हो कर्जे के पैसों से। ठीक है। तो होगा क्या कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान अभी हमारा क्या है, इकोनॉमी लोग बोल रहे हैं बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, वाह भाई वाह, कितना मजा आ रहा है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन अब हम देखें कि हम कर्जा लेके जो है वो अपने आप को जो है वो कर रहे हैं कि कर्जा लेके पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो फंडामेंटली हमारे साथ इशू है कि हम जो अपना लाइफ स्टाइल या जो हमारे हुक्मरान लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, वो कर्जे के पैसों से करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। हाँ, आपका अपना पैसा है, उस प्रॉफिट में से आप डाल लें, या आपकी अपनी सैलरी है उसमें से लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, विच इज गुड। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड लेके और क्रेडिट कार्ड से खरीदें चीजें, ठीक है, और उससे आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करें, तो विच इज रॉन्ग। इसी तरह से किसी भी कंपनी के अंदर अगर वो अच्छा प्रॉफिट दे रही है या आरओई उसका अच्छा है, तो हमें ये दूसरी चीज देखनी है कि उसका आरओआईसी कितना अच्छा है। आरओआईसी क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। तो आरओआई के अंदर हम क्या देखते हैं, जो इन्वेस्टर से पैसे दिए उसके ऊपर क्या रिटर्न है, वो रिटर्न 15% से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई? ये उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टर के पैसों पे क्या रिटर्न बन रहा है। लेकिन आरओआईसी में हम ये देखते हैं कि जो जितना भी पैसा कंपनी के अंदर लग रहा है, अब उसके अंदर इन्वेस्टर का पैसा भी हो सकता है बैंक से लोन लिए हुए हैं वो भी पैसा हो सकता है, और जो उससे प्रॉफिट बनाया उसको री इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, तीनों चीजें मिला के जो हम कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तो उस पैसे का कितना फायदा हो रहा है। और वो जो पैसे, वो जो आरओआईसी है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आप जब किसी बैंक से पैसे लेते हैं ना, तो वो पैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 11% पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि आरओआईसी जो आपका बन रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है या नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको 11% की पड़ रही है, तो आरओआईसी आपको 20% बनना चाहिए या 12-13% बनना चाहिए, ताकि आपका ये पता चल जाए कि हाँ यार, मेरे घर की इनकम भी अच्छी है, यानी कि कंपनी की आरओई भी अच्छी है, और उसके साथ साथ अगर जो कर्जा वगैरह भी लिया हुआ है, तो वो भी जो है वो जो जनरेट करके दे रहा है आउटपुट पे, वो एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहा है। तो पाकिस्तान, तो लेट सपोज अगर पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो उसमें क्या है कि आरओआईसी क्या होगा कि आपने अगर कोई लेट सपोज क्रेडिट कार्ड से ऐसी चीज खरीदी है जो कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
तो हो सकता है वो आपके लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। या फॉर एग्जाम्पल आपने घर के जो भी पैसे हैं उस पर फॉर एग्जाम्पल आपने प्लॉट लिया हुआ है जो कि मंथली बेसिस पे आप ले रहे हैं, और तो क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रही है, तो आपका जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो रिटर्न अगर अच्छी तरह से जनरेट हो रहा है तो आप फिर ये काम कर सकते हैं। या आप अपने घर पे हैं और आपने, लेट सपोज कोई घर खरीदना है, आपके पास 50 लाख रुपए, आपने दोस्त से 50 लाख रुपए ले लिए, ठीक, और आपको पता है यार इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 साल बाद जो है 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो अगर इस तरह का आप लोन ले रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज होती है जिसमें आप इन्वेस्टेबल चीजों के लिए लोन ले रहे हैं। लेकिन वहां पे रिस्क एनालाइज करना जरूरी होता है कि आप पता चल रहा है लोन ले लें और बाद में वो चीज उस तरह से ना हो। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कि जिस तरह से कंपनी का जो टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, जिसमें इन्वेस्टर के पैसे भी हो सकते हैं, जिसमें उसका जो वो है क्या नाम है जिसके अंदर उसका कैपिटल भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है और उसका प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट होता है, तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू है वो ज्यादा है नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक और पॉइंट पे। अच्छा, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि आपकी कंपनी की टीम अच्छी हो, उसके कंपेटिटिव एडवांटेज हो, रेवेन्यू हो अच्छा, अर्निंग भी अच्छी हो रही हो उसकी, ठीक है, ग्रॉस मार्जिन वगैरह सब चीजें अच्छी हो, लेकिन जो ROIC वाली चीज है वहां से ये चीज भी होती है कि आपका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। कंपनी अगर सारी चीजें अच्छी कर रही है ना, लेकिन उसने जो है वो जो उसने लोन लिया हुआ है, लेट सपोज उसने उसके जो इक्विटी है वो 100 रुपए की है, ठीक है, जो मतलब इक्विटी का मतलब जो उसने खुद इन्वेस्ट किया है वो 100 रुपए, और उसने लोन लिया हुआ है 200 रुपए का, तो 200 को 100 से जब आप डिवाइड करेंगे, 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो किसी भी कंपनी जो अच्छी कंपनी होती है उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि लेस देन 1 का अगर मैं मतलब बताऊं तो अगर उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और उसने 80 रुपए लोन लिया हुआ है, ठीक है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का सिलेक्शन इसी तरह से, जब आप पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि लाइफ स्टाइल सब चीजें तो कर रहा है, लेकिन भाई ये कर्जे में लेके तो नहीं कर रहा कि बाद में जो है वो फिर मसला हो जाए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि आपने ROE देख ली, ROIC देख ली, मार्जिन देख लिए, लेकिन क्या ये मार्जिन जो है वो जो आपका कर्जा लिया है उसकी वजह से तो नहीं बढ़ रहे। तो अगर उसकी वजह से बढ़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब मसला है। उसको देखने का तरीका क्या है कि आप जो है उसके डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, और ये उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से मिल जाता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद इमरजेंसी फंड, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था सेशन में कि हमारे पास इमरजेंसी फंड लाजमी होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं। अगर लेट सपोज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कैश नहीं मौजूद, और तो खुदा ना खास्ता मेरी जॉब चली जाती है, तो मेरे साथ क्या मसला होगा कि अगले महीने मुझे जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो निकालनी पड़ेगी, और हो सकता है कि वो लेट सपोज स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस टाइम पे उस स्टॉक के प्राइस नीचे आए हुए हैं तो मुझे नुकसान हो जाएगा ना। तो जिस तरह से आपने अपने पर्सनल फाइनेंस में अपने पार्टनर में ये देखना है कि वो इमरजेंसी फंड मैनेज करके रखता है नहीं रखता, तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के साथ साथ ये भी देखना है कि उस कंपनी में पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कितना है। अगर उसके पास, जितना कंपनी के पास ज्यादा कैश फ्लो होगा, जितना पॉजिटिव कैश फ्लो होगा, उतना ज्यादा, ठीक है, तो जितना पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के पास होगा उतना ज्यादा अच्छी कंपनी होगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले मैं पार्ट्स आपको बताते चले आ रहा हूँ ना, तो ये जो ऊपर वाले पार्ट्स अगर आप कवर करते हुए आते रहेंगे ना, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसका पॉजिटिव कैश फ्लो भी होगा, क्योंकि अगर उसके मार्जिन भी अच्छे हैं, उसकी ग्रोथ भी हो रही है, उसका ROE भी ग्रेटर देन 15 है, उसका ROIC भी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 है, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसका जो पॉजिटिव कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो जो उसके अकाउंट में रहता है वो मौजूद होगा, और ये होना बहुत अच्छी बात है। जैसे साजगार है ना, जो हवल साजगार का आप लोगों ने सुना होगा कि उसके स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो साजगार ने हवल लॉन्च करने के बाद उसका जो सबसे अच्छी चीज हुई ना वो ये हुई, अगर अभी भी उसके बैलेंस शीट देखें आप, उसकी इनकम स्टेटमेंट, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि उसके पास फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा मौजूद है, या उसके अकाउंट में कैश बहुत ज्यादा मौजूद है। उसका रीजन ये होता है कि जो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि वो बुकिंग पहले लेती है, मतलब पैसे पहले लेती है, कार बाद में डिलीवर करती हैं। तो जब कार आपको बाद में डिलीवर होती है ना, तो कंपनी का कैश फ्लो बहुत ज्यादा आ जाता है, और उस कैश फ्लो से कंपनी बहुत सारे दूसरे काम भी कर सकती है। तो जिस तरह से आपने ये देखना है कि अपने घर में इमरजेंसी फंड बनाना है, तो अगर आप स्टॉक के लिए कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने उसमें ये देखना है कि पॉजिटिव कैश फ्लो है या नहीं है।
अगेन ये आपको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप शादी कर रही हैं किसी लड़के से, तो आपने ये देखना है कि भाई ये जो मेरा हस्बैंड है ये कोई कंजूस तो नहीं है, इसके पास ठीक है पैसा है सब कुछ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हस्बैंड होते हैं, वो जो है वो कंजूस होते हैं, वो पैसे नहीं निकालते, ना अपने रिश्तेदारों के लिए निकालते हैं, ना अपने बहन भाइयों के लिए निकालते हैं, और अपनी बेगम के लिए भी नहीं निकालते, बोलते बस इसी के अंदर जो है वो रहो। तो यहाँ पे जो है मैं इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस में देखते हैं कंसिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मैं मिक्स करके बता देता हूँ क्योंकि दोनों रिलेटेबल है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज आपने अपने पार्टनर में देखनी है कि भाई वो ईद के ऊपर मुझे अच्छे कपड़े बना रहा है नहीं बना रहा। ठीक है, मैं रेगुलरली उससे डिमांड नहीं कर रही, लेकिन साल में एक बार मुझे बोनस के तौर पे और बच्चों को घुमाने लेके जा रहा है नहीं जा रहा। अब उसके पास इतना पैसा है सब कुछ है, लेकिन जो है वो काम में लगा रहता है पागलों की तरह। ठीक है, या वो कंजूस है, तो अभी यार भगाओ यहाँ से इस पार्टनर को, समझाओ इसको जरा थोड़े से अकल के नाखून ले। तो इसी तरह से कोई कंपनी अगर उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, सारी चीजें उसका रेवेन्यू वगैरह सब अच्छा है, और वो अगर बोनस नहीं दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, और या वो डिविडेंड नहीं दे रही, तो वो कंपनी फिर जो है वो बहुत सारे आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो हमेशा आपने क्या याद रखना है कि आपने जब कंपनी सेलेक्ट करनी है, ऊपर वाली सारी चीजें का याद देखना है कि उसकी बोनस की पॉलिसी क्या है, और उसकी कंसिस्टेंसी, डिविडेंड की कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी दिखाया था। लेट सपोज मैं सिस्टम लिमिटेड पे चला जाता हूँ दोबारा। ये सरमाया की वेबसाइट है, ROI कैलकुलेटर आप लिखेंगे, सिस्टम सेलेक्ट किया, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, कंपनी सिलेक्ट हुई। ठीक है, 2015 में इसकी वैल्यू थी 80 रुपीज। लेट सपोज 2015 में कर लेता हूँ, और 80 रुपीज थी। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर बाई किए थे। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमें ये कैसे चेक करना है, आसान तरीका चेक करने का कि ये बोनस और डिविडेंड देती है या नहीं देती। अब आप यहाँ पे देखें कि आपने 2015 में 10,000 शेयर बाई किए थे। ठीक है, अभी आपके पास शेयर कितने हो गए, 12,000, तो इसका मतलब ये बोनसेस वगैरह देती है। फिर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये डिविडेंड भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड और बोनस दोनों दे रही है, और फिर इसको देखना ईयर वाइज देखना है, तो यहाँ से नजर आ जाएगा कि ईयर वाइज देखें, उन्होंने 2015 में जो है वो 12% डिविडेंड दिया, 16 में 18% दिया, तो हर साल देखें डिविडेंड दे रही है ये। ठीक है, और हर साल जो है आपको बोनसेस भी मिल रहे हैं। तो डिविडेंड बोनस दोनों चीजें मिल रही हैं हर साल। तो अगर हर साल, सरमाया के नाम से वेबसाइट है, ग्रुप में शेयर हो जाएगी अगर किसी को। अभी आप ना सिर्फ समझने पे ध्यान दें, जो चीजें मैं वेबसाइट वगैरह दिखा रहा हूँ वो ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएंगी, और आराम से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये लिंक शेयर कर देंगे हम। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अब मैंने देखा सरमाया पे जाके मुझे यहाँ से पता चल गया कि हाँ यार, ये तो हर साल बोनस भी दे रही है, हर साल डिविडेंड भी दे रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी मेरे लिए अच्छी है। और अगर मेरा पार्टनर मुझे हर साल घुमाने लेके जा रहा है, या हर साल जो है वो डिविडेंड और हर महीने जो है मुझे एक पॉकेट मनी भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा हस्बैंड जो है वो अच्छा है और मेरा ख्याल रखता है। ठीक है, सर लेकिन हम कंपनी तो छोड़ सकते हैं, हस्बैंड को नहीं छोड़ सकते। और अल्लाह का शुक्र है ये जो लेक्चर है ना मेरी वाइफ नहीं सुन रही, वरना वो मुझसे बोलती है हर महीने आप डिविडेंड देना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि चलो ठीक है, डिविडेंड भी दे रहा है, कंसिस्टेंट भी है, रेवेन्यू भी है, सब चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज हम जो जरूर देखते हैं ना कंपनी सिलेक्शन में या पार्टनर की सिलेक्शन में, कि वो जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर फील्ड का फ्यूचर क्या है। कोई ऐसी फील्ड में तो काम नहीं कर रहा कि जिसका फ्यूचर जो है वो खत्म होने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई ग्राफिक डिजाइनर अगर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनर का फ्यूचर मुझे लगता है कि मुश्किल में है। ठीक, तो हमें ये चाहिए कि हमें पार्टनर को समझाएं कि भाई अपना या तो फ्यूचर वो चेंज करो प्रोफेशन, या इसी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट लेके आओ। तो इसी तरह से कंपनी में जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा सेलेक्ट करना है। और पाकिस्तान में 4-5 सेक्टर ही हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं। कोई मुझे बताएगा चैट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में जो अच्छे चलते हैं। फूड चलता है, ऑयल गैस, टेक, एनर्जी, और एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट। ठीक है, अब देखें, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सीमेंट क्यों चलता है। अच्छा, सीमेंट एक साइक्लिक नेचर में चलता है, वो उसकी मैं डिटेल बताऊंगा क्यों। जैसे फर्टिलाइजर है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो फर्टिलाइजर वाला जो सेक्टर है उसमें हमेशा फायदा होगा। इसी तरह से पाकिस्तान में जो लेबर है वो सस्ती है रिलेटिवली, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है, सिस्टम वगैरह जैसी, वो अच्छी चलेंगी।
पाकिस्तान की इतनी बड़ी आबादी है तो फार्मा जो सेक्टर है वो हमेशा अच्छा चलेगा, ठीक है। इसी तरह से ऑटोमोबाइल है वो हमेशा चलेगा अच्छा, क्योंकि लोगों को गाड़ियां चाहिए। तो आपने सेक्टर की सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में आपने इन्वेस्ट कर दिया कि जिसमें हो सकता है कि आगे आने वाले वक्तों में उस सेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस हो रही, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक कंपनी है एटलस बैटरी, आपने उसका नाम सुना होगा। अब जो बैटरी आ रही है वो ईवी बैटरी आ रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि आने वाले वक्तों में ईवी बैटरीज आ जाएंगी। तो ये जो एटलस बैटरी अगर है ये क्योंकि ईवी बैटरी नहीं बनाती, तो अगर इन्होंने नहीं बनाई तो इनकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। तो आपने ना ये देखना होता है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई है ना, हो सकता है वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये सारे के सारे पैरामीटर ना इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये वो नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है कि इसको इस तरह से देखना है। ये सारे के सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे अगर आपके कवर होंगे तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अदरवाइज आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जब पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो ना भी हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पार्टनर, लेकिन जो है वो आपने इनको इक्वल वेटेज देना है जब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पार्टनर सेलेक्ट कर लेते हैं ना आप, तो आप एक ही शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लेट सपोज एक और सेम क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है दूसरे पार्टनर में नजर आए, तो पाकिस्तान में क्या दूसरा पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं? लड़के मुझे बता दें यस या नो करके। हाँ, मैं फोर बिलाल भाई कर ही ना लें आप, आपको जो जानता हूँ ना मैं, अबू बकर भाई चार हो माशाअल्लाह, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि कंपनी में आप ये कर सकते हैं, कंपनी चार भी कर सकते हैं सेलेक्ट, पांच भी, हालत एक वाले ही है, ठीक है। तो इसी वजह से कंपनी जो है वो आप एक से ज्यादा कर सकते हैं, तो लेकिन पार्टनर में नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं हम, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन मैंने कहा कवर कर लूँ पॉइंट। अच्छा, इसी तरह से अब मैंने देखा कि यार लड़का अच्छा है, जो पार्टनर है वो सब समझ में आ रहा है, सारी चीजें उसकी अच्छी हैं, अच्छी जगह काम कर रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, और जो ऐसा लग रहा है कि वो घुमाने वगैरह भी लेके जाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन वो एंड में आके फैमिली बोलती है भाई हमें जहेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 20-25 लाख रुपए का, 20-25 लाख तो खैर कम हो गया होगा अब लोगों के लिए जहेज, क्योंकि शादी ही महंगी हो रही है। तो लेट सपोज वो बोलते हैं यार मुझे 1 करोड़ रुपए जहेज चाहिए, एक घर चाहिए। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसमें ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, अच्छी हैं, पॉजिटिव है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो लालची है और वो जहेज मांग रही है, तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इंशाअल्लाह हम दूसरे लड़के को देखते हैं, आपको कोई अच्छी लड़की अल्लाह ताला फराहम कर देंगे। आइडियली यही होना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे कि, अगर आप इस वजह से, अगर आपने ये लालच करते हुए अपनी बेटी का, या अगर आप लड़की आपने रिश्ता कर लिया और लालची लोगों में चले गए, तो फिर आपका जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कंपनी में सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन वो कंपनी की जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे वो बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। लेट सपोज उस कंपनी की जो दूसरी कंपेटिटर कंपनी है मार्केट में, उनकी शेयर प्राइस है 10 रुपए, और ये कंपनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल हो चुकी है 20 रुपए की, तो इसका मतलब ये कि ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अगर इसके अंदर सारी चीजें भी हैं तो ये 20 रुपए से ऊपर नहीं जा सकती। तो अगर ये 20 रुपए से ऊपर नहीं जा सकती ना, तो फिर जो है मुझे, ठीक है। तो अगर, अबे यार हंसाओ नहीं, काम कंप्लीट करने दो, तुम लोग चैट में मैसेजेस कर रहे हो ना। अच्छा, अट्रैक्टिव, तो वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी को खरीदना किस पैसों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अगर आप कंपनी को सही ज्यादा पैसों में खरीद लेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 20 रुपए की आपने खरीदी, अब वो 20 रुपए से ऊपर जाएगी नहीं अगले 5 साल तक, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना हायर वैल्यूएशन अचीव कर चुकी है। तो आपका तो नुकसान हो गया ना। आपने तो जब इन्वेस्ट करना है कि वो उसकी वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल अभी 10 रुपए हो, और पोटेंशियल ये हो कि अगले 2-3 सालों में वो 20 रुपए जा सकती है। तो आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब मजा आएगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इथीरियम का मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि ये चार्ट खुला हुआ है। इथीरियम को अगर कोई बंदा आज से कोई एक हफ्ते पहले फुट, क्योंकि इथीरियम ऊपर जाएगा ये सबको पता है, ठीक है। इसकी ये जितने भी क्राइटेरिया ना ये पूरे किए हैं इससे। अब मुझे पता था इथीरियम ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा इथीरियम को 4700 रुपीज में बाय कर ले, $4700 में बाय कर लेता, तो ये कल जो है गिरी है इसकी वैल्यू 4600 से लेके ये गिरी है कोई 3700 पे। तो 3700 के ऊपर नीचे आ गई। तो जिस टाइम आपने बाय करना है ना, बाय करते वक्त वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और मैंने कल जो बाई किया वो तकरीबन 4100 पे बाई किया, मुझे लगा 4100 से ऊपर वापस चला जाएगा, लेकिन ये और नीचे चला गया। तो वैल्यू, और ये चीज ना कोई टाइम नहीं कर सकता। कोई बंदा ये आपसे बोलता है ना कि भाई मैं बताऊंगा कि मार्केट बॉटम पे कब जाएगी, ये वैल्यूएशन कम है, तो ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन या बेस ऑन योर एक्सपीरियंस और बेस ऑन एनालिसिस आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यार ये अपने अभी हायर वैल्यू पे नहीं पहुंची है। और फिर उसके बाद उसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके बेसिस के ऊपर होता है, न्यूज का भी इम्पैक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन ये है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक। अच्छा, इसका जो एक सबसे आसान तरीका है जो मार्केट में यूज होता है, वो ये देखते हैं पी रेशो। पी रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, मतलब मैं जो अभी पैसे पे कर रहा हूँ उस पैसे को पे करने पे मुझे कितनी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अब ये कैसे हम चेक करते हैं कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पी रेशो कम है या ज्यादा है, तो हम इसको इस तरह से चेक करते हैं कि उस कम, जैसे सीमेंट कंपनी में अगर मैं या फर्टिलाइजर में कर रहा हूँ, तो फौजी फर्टिलाइजर भी है, एंग्री फर्टिलाइजर भी है, फातिमा फर्टिलाइजर भी है। तो जितनी भी उस सेक्टर में कंपनीज हैं, उन उन कंपनीज का पी रेशो क्या है। अगर उनका जो एवरेज आ रहा है, हमारी जो कंपनी है उस एवरेज से ज्यादा चली गई, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी के वो जो है उसके अंदर अपनी वैल्यूएशन से ऊपर जा चुका है, ठीक है। लेकिन अगर वो उससे कम है, तो इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो है ऊपर जा सकती है। तो पी किस तरह से कैलकुलेट होता है, अच्छा जरूरी नहीं है कि पी कम ही है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यू है, और पी ज्यादा है तो अब कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी कंपनी है जिसका पी तो कम है लेकिन उनके रेवेन्यू वगैरह वो सारी चीजें है ही नहीं अच्छी, तो वो कभी भी ऊपर नहीं जाएंगी। तो ऊपर वाले सारे पॉइंट अगर वो करती हुई आ रही है कवर, और उसके बाद उसका पी भी कम है, मतलब अंडर वैल्यू है वो शेयर, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली चीजें में से कोई खराब है और पी कम है, तो भाई पी तो कम होगा। कोई कंपनी अगर रेवेन्यू अच्छा नहीं कर रही तो लोग उसे क्यों बाय करेंगे, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले पॉइंट सारे सही हैं और उसकी वैल्यूएशन के ऊपर जो एवरेज वैल्यू से कम आ रही है पी, तो इसका मतलब वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अच्छा, ये पॉइंट पहले इनिशियली डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन चले। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप रिश्ता सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो जब आप लोग देखते हैं ना, तो लोगों में एक चीज ये भी देखते हैं, एक तो ये कि उनकी अपनी फैमिली देखते हैं ना, जो उनके अम्मी अब्बू हैं, बहन भाई हैं, उनको देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि यार इनके जो रिलेट सपोज ननियाल है या ददियाल है, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, क्या वो लोग अच्छे इज्जतदार एजुकेटेड लोग हैं। हो सकता है फैमिली अच्छी हो, पढ़ लिख गई हो, लेकिन उनके जो सराउंडिंग लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो फिर भी वहां पे आपको रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर फैमिली है उसने तो पढ़ लिख लिया है क्योंकि उनके पेरेंट्स ने मेहनत कर ली। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और आपका सारा फैमिली का बैकग्राउंड ज्यादा एजुकेटेड है, तो जब आप उसमें जाएंगे तो रिलेटिव से मिलना है ना, खाला से मिलना है, पप्पो से मिलना है, तो आपकी कंपेटेबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसलिए आप ये देखते हैं कि उनके सराउंडिंग के लोग जो है रिश्तेदार वो कैसे हैं। तो इसी तरह से जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं सारी चीजें अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं, आपको पी भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो फिर आप ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स हैं, वो म्यूचुअल फंड जो है अच्छा, म्यूचुअल फंड जो है उसके अंदर हम फिर ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, वो म्यूचुअल फंड्स क्या उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मीजान का म्यूचुअल फंड है, एचबीएल का म्यूचुअल फंड है, बाकी और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो आपने ये देखना होता है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है, ये म्यूचुअल जो मैंने कंपनी सिस्टम लिमिटेड सेलेक्ट की है, तो इन म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने पास सेलेक्ट की हुई है नहीं की भी, अगर उन्होंने भी ये सेलेक्ट की हुई है, तो आपको एक समझ लें कि वो ठप्पा लग जाता है, स्टैम्प लग जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मेरी जो एनालिसिस है वो ठीक है, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी है वो सारी चीजें ठीक है, और जो अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी वो चीज बाई की हुई है, तो इसका मतलब जो है वो मुझे करना चाहिए। तो इसी तरह से, अच्छा ये जो भाई बोल रहे हैं ना किसी लड़की में ये चीज नहीं मिल सकती, तो भाई किसी लड़के में भी ये सारी चीजें नहीं मिल सकती, लड़कियों को तुम बोल रहे हो। अच्छा, जो 18वां पॉइंट था, 18 पॉइंट, वो ये था कि आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, मतलब जो पी वैल्यू है, वो जो उसकी इंडस्ट्री का जो एवरेज है उसके पास होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर उससे कहीं ज्यादा है तो फिर बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 20 रुपए का शेयर मिल रहा हो और वो अगले 3 साल तक वो 20 रुपए से ऊपर नहीं जाए, या 4 साल तक, तो आपका तो फायदा ही नहीं है ना। आपको तो फायदा ही है जब आप इन्वेस्टमेंट करें और वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाए। तो कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो, लेट सपोज लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ है, पैसे भी अच्छा कमा रहा है, लेकिन उसका जो क्या है वो आगे सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, तो इन्फ्लेशन जब होती चली जाएगी तो क्या होगा, 2 3 4 साल 5 साल बाद क्या होगा कि आपके घर के हालात बुरे हो जाएंगे।
तो इसी तरह से कंपनी में भी ये देखना है कि वैल्यूएशन उसकी प्रॉपर हो, और उसमें आगे वैल्यूएशन अच्छी का मतलब ये है कि जिस पैसे पे मैं ले रहा हूँ उस पैसे से ये और ज्यादा शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है नहीं जा सकती, उसका जो स्टैंडर्ड तरीका है देखने का वो उसका पीई वैल्यू है। पीई वैल्यू नेट पे सर्च भी कर लीजिएगा, और मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा चीजें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लड़कियों के लिए ना, कि जब रिश्ता, लड़कियों में खास तौर पे ना, कि लड़की जब शादी करती है किसी से तो उसे ये देखना होता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लड़का है, ये लड़का ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ घर वालों की सुनता है। बस ये लास्ट दो तीन पॉइंट है, खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लड़की को ये देखती है कि यार ये लड़का जो है, देखिए अम्मा अब्बा की बात माननी चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ अम्मा की ही सुनता है, बहन की ही सुनता है और उनके कंट्रोल में, तो उस लड़के में सारी अच्छाइयाँ होंगी, लेकिन लड़की बोलेगी मैं इससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो है भाई ये तो घर में मुझे कुछ करना ही नहीं देगा, और ये हर चीज के लिए अम्मी के पास जाएगा, अब्बू के पास जाएगा। ठीक है, तो लड़का जब शादीशुदा हो जाता है ना, तो हमें एज अ पेरेंट्स भी ये चाहिए, हम उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने डिसीजन, क्योंकि शादी हो रही है ना, वो बड़ा हो गया, चूचा नहीं रहा, तो वो इंडिपेंडेंट हो और डिसीजन ले सके। हाँ, गलत डिसीजन ले रहा है तो उस पर एज अ पेरेंट्स बड़ों को हमें इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं उस पर नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से हम पार्टनर में ये चीज देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, पार्टनर की सिलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए। अगर लड़की भी कोई ऐसी आ गई ना जो सिर्फ अपने घर की बात सुन के आपसे डिस्कशन शुरू कर देती है कि ऐसा होना चाहिए, या मेरी दोस्त का हस्बैंड वहां लेके जा रहे हैं तो आप भी लेके जाएं, और वो खुद अपना दिमाग नहीं चलाती, तो वो भी आपके लिए वबाले जान बन जाएगी। और अगर लड़के में ये मसला है तो वो भी वबाले जान हो जाएगा। तो जब भी आप शादी कर रहे हो, जो जिन्होंने शादी नहीं किया, जिन्होंने कर ली है और उन्हें लगता है कि यार ये चीजें तो नहीं है हमारे पार्टनर में, तो बस वो अल्लाह के ऊपर वो भरोसा करके बस अपनी जिंदगी चलाएं। ठीक है, तो इसी तरह से कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से मैंने दिखाया ना उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कि उनकी टीम मैनेजमेंट क्या है, तो उसकी स्ट्रांग गवर्नेंस है या नहीं है। अगर उसकी स्ट्रांग गवर्नेंस है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्ट्रांग गवर्नेंस का मतलब क्या है, कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, आप ये देखेंगे कि यार इसके जो बोर्ड में लोग हैं वो क्या हर साल चेंज तो नहीं हो रहे। सबसे पहली चीज ये देखते हैं आप। फिर उसके बाद क्या होगा, आप ये देखेंगे कि यार इसका जो सीईओ है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल ये सीईओ चेंज कर रहा है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अगर गवर्नेंस की बात करें तो ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसका सीईओ जो होता है वो एक होता है क्या नाम है, आर्मी का जनरल, और वो जो है चेंज हो जाता है 3 साल बाद, और जब तक वो होता है तो 2 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देता है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो इसी वजह से पाकिस्तान से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो वापस जा रही हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है आपकी पॉलिसीज में। तो कंपनी में भी आपने ये देखा है कि देखना है कि उसका सीईओ जो है वो लॉन्ग टर्म टिका हुआ है नहीं टिका हुआ, उसके जो बोर्ड के ऊपर लोग हैं वो लॉन्ग टर्म टिके हुए नहीं टिके हुए, और ये सारी आपको एनुअल रिपोर्ट में नजर आ जाती है। फिर उसके बाद लास्ट में ख्याल से 2 पॉइंट रह गए हैं, देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से 2 ही पॉइंट है। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जो लड़का जिससे आप शादी कर रहे हैं उसका एक्सपोजर क्या है। जैसे होता है ना, सारी चीजें लड़के में ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दो लड़के फाइनलाइज हुए, एक लड़का जो है यूएस में रहता है, एक लड़का पाकिस्तान में रहता है। लड़कियां मुझे बता दें यूएस वाले पे जाएंगी पाकिस्तान वाले पे? लड़कियां नहीं है इस ग्रुप के अंदर। अगर ऊपर वाले सारे पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट के बाद आप जो है वो क्या नाम है, आपका जो दो लड़के फाइनल आए उसमें एक लड़का पाकिस्तान में रहता है और एक यूएस में, तो फिर पाकिस्तान वाले पे जाएंगे यूएस पे जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन उस कंपनी की अगर अर्निंग यूएस से आ रही है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे नेशनल फूड है, उसकी इंटरनेशनल अर्निंग बहुत ज्यादा है, सिस्टम लिमिटेड है, इंटरनेशनल अर्निंग बहुत ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि सारी चीजों को देखते हुए कि उसकी इंटरनेशनल अगर अर्निंग है तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है उस सब चीजों के लिए। ठीक है, तो लड़के में भी यही है कि लड़का अगर यूएस में कमाता है, दिनार में कमाता है, और क्या होता है, रियाल होते हैं, उनमें कमाता है, तो लड़कियां बोलेंगी उनके पास जाना है, बाकी सारी चीजें तो कॉमन है ना, तो फिर अच्छे ऑप्शन पे जाएं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये देखो भाई, ये भाई यार रिश्ता वो नहीं है नबील भाई, मैं यूके से हूँ, मुझे मैसेज कर दो कोई। लास्ट जो है, लास्ट पॉइंट जो है वो है रिश्ता कैसे चलेगा, आपको ये देखना होता है। ठीक है, मतलब जब आपने सारी चीजें देख ली तो आप फिर ये देखते हैं कि अब इस रिश्ते की आगे ग्रोथ किस तरह से, तो उसमें सारी चीजें कंपैटिबिलिटी और ये सारी चीजें देखते हैं। तो जिस तरह से रिश्ते में आप देखते हैं कि हम दोनों मिल के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त हैं वो एसईओ करते हैं,
तो उन्होंने जो शादी की ना वो उस लड़की से की, वो खुद एसईओ करते थे, उन्होंने शादी की कंटेंट राइटर से। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये देखा कि यार इस कंटेंट राइटर से मैं शादी कर लूंगा ना, तो फिर हम दोनों मिलके एक एजेंसी चला लेंगे और हम ग्रो करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने सही डिसीजन लिया। तो इसी तरह से जब कंपनी में सारी चीजें हो जाएं अच्छी है, तो फिर ये देखें कि इनके फ्यूचर प्लान क्या है। कोई इनका ऐसा फ्यूचर प्लान है जिसकी वजह से अभी तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है गरीबवाल सीमेंट के नाम से, वो क्या कर रही है कि जो सीमेंट बनती है ना उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो वो पहले एनर्जी यूज कर रही थी इंपोर्टेड कोल की, अब वो जो है लोकल कोल पे आ गई, तो उससे क्या हुआ कि उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई। तो आपने ये देखना है, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का आगे कोई इस तरह की, जैसे बहुत सारी कंपनी अब क्या कर रही है, वो सारा के सारे अपने प्लांट सोलर पे लेके चले जा रही है। तो जब वो सोलर पे लेके जा रही है तो ये ट्रिगर पॉइंट है कि जब सोलर पे चले जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, तो उनके नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से लेट सपोज सिस्टम लिमिटेड है, अगर सिस्टम लिमिटेड कोई चीज ये अनाउंस करती है कि हमने कोई ऐसा एआई प्रोडक्ट बना लिया जो दुनिया में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो ये ट्रिगर पॉइंट है। तो बाकी सारी चीजें अगर क्लियर हो जाए तो फिर आपने ये देखना चाहिए कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है या कोई ऐसी प्लानिंग कर रही है कंपनी जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, या रेवेन्यू बढ़ जाए या प्रॉफिट बढ़ जाए जिसकी वजह से। तो वो आपको ये देता है कि हाँ, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब शेयर वैल्यू उसकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ज्यादा कमाएगी शेयर वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल अगर है, और ये सारे पॉइंट जो तकरीबन 22 21 22 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, तो ये बनते हैं तकरीबन कोई 20 पॉइंट। तो ये 20 पॉइंट का शादी फ्रेमवर्क है जो आप अपने रिश्ते में, अपने घर में, पर्सनल फाइनेंस में और स्टॉक में जो है वो लगा सकते हैं। ये इम्प्लीमेंट अगर आप करेंगे तो इसका मतलब जो है, हाँ अब ये सवाल अच्छा हुआ, ये रिसर्च का टाइम में, ये रिसर्च कितने टाइम में करनी है, एक कंपनी उठाए, मैक्सिमम ये चैट जीपीटी बाबा के आने के बाद मैक्सिमम 2 दिन में एक कंपनी के ऊपर आप ये कंप्लीट रिसर्च कर लेंगे। आसान तरीका क्या है, आप गए कंपाउंडिंग का, जो स्टॉक के अंदर जो कंपाउंडिंग है वो शरिया कंप्लाइंट है। क्यों शरिया कंप्लाइंट है कि देखें, जो एक कंपाउंडिंग होती है ना इंटरेस्ट वाली, वो पैसों पे पैसा बन रहा होता है। स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक में शेयर की वैल्यू, जैसे मैंने बताया ना, अब देखिए मैंने इतना सारा क्राइटेरिया जो बताया, उसमें उसकी शेयर प्राइस तब बढ़ती है जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, उसका रेवेन्यू बढ़ता है। तो अगर उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, तो उसमें क्या गलत है, मतलब ये तो शरीय के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, जितना पैसा आप कमाना चाहें और अपने प्रॉफिट्स को अच्छा करें वो कर लें। अच्छा, कभी होती है कभी नहीं होती, इसका आसान तरीका ये है, बहुत सारे शरिया कंप्लाइंट जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है, तो उनमें कुछ कंपनी ऐसी है वो कभी शरिया होती है कभी नहीं होती। तो आपने जब सेलेक्ट करनी है ना कंपनी, तो वो ये देखनी है कि वो कंपनी पिछले 5 साल बाद उसकी ट्रांजिशन कितनी हुई। अगर पिछले 5 साल से वो कंसिस्टेंटली शरिया कंप्लाइंट है, तो इसका मतलब वो आगे भी शरिया कंप्लाइंट होगी। जैसे हमारे फौजी भाई है ना, फौजी फर्टिलाइजर, वो भाई अपने आप को शरिया कंप्लाइंट कर रहे हैं। वो वैसे तो इस्लाम का मंजन बेचते हैं, लेकिन वो अपने आप को शरिया कंप्लाइंट कर रहे हैं ताकि उनके पास शेयर, लोग जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करें उनके पास ना। और उनके अंदर ये होता है कि भाई होगा या नहीं होगा। फॉरेक्स के ऊपर मैं व्यू बता चुका हूँ, फॉरेक्स मेरी जो अपनी लर्निंग है उसके हिसाब से जो है वो आराम है, ठीक है। अच्छा, तो खैर ये था हमारा आज का डिस्कशन। मास ग्रुप का लिंक आप यहाँ शेयर कर दोगे, बना लिया आपने, आवाज आ रही है आपको? जी मैं कर रहा हूँ शेयर। इसी यहीं पे चैट में आप शेयर कर दो, यहाँ पे जो जूम की चैट है ना। तो अब हम इस मीटिंग को जो है वो रैप अप करेंगे, बस ये ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर कर रहे हैं, मास इसको ज्वाइन कर लें, ये डिस्कशन ग्रुप होगा, सारे के सारे जो है वो ये ओपन डिस्कशन होगा, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे को आंसर दे सकते हैं, हम एक दूसरे को आंसर दे सकेंगे। अभी सिल्वर की आज बात नहीं करें, सिल्वर के जब डिस्टर्ब टॉपिक होगा। एफएफएल शरिया हो गई है, लेकिन अभी पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है, वो अनाउंस हो जाएगी, लेकिन एज पर द क्राइटेरिया वो शरिया हो चुकी है, जो हमारी अपनी नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज हो गई। अब जब तक आप लोग ग्रुप ज्वाइन करें, मैं एक और चीज दिखा देता हूँ कि अच्छा, आप लोग का एक टास्क है, आपका एक टास्क है कि जैसे सिस्टम लिमिटेड पे मैंने ये सारे पॉइंट्स करे ना, तो आपने ये सारे पॉइंट्स बाकी कंपनीज के ऊपर भी, जो आपको समझ, जिनका नाम सुना हुआ है आपने, उन कंपनीज के ऊपर जो है वो आपने लगाने और देखने हैं कि वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज, अच्छा कोई कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी ऐप यूज करें बाय करने के लिए, तो मैं जो यूज करता हूँ वो के ट्रेड यूज करता हूँ, अच्छी चलती है, के ट्रेड यूज कर लें। प्ले स्टोर पे जाएं, उसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, वो डॉक्यूमेंट दें, वो आपका अकाउंट बना देगा, ठीक है। तो के ट्रेड मैंने लिख दिया चैट के ऊपर,
इस ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, आईफोन जिनके पास है तो वो वहां से डाउनलोड कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा मैं ये सारी चीजें। और अच्छा, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये स्पेसिफिकली डिस्कशन के लिए होगा, अनाउंसमेंट के लिए हमने एकेडी भी यूज कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि मैं के ट्रेड यूज करता हूँ, एकेडी भी यूज कर सकते हैं, एक एस एफ ई एल के नाम से वो भी यूज कर सकते हैं। सारे के सारे ब्रोकरेज हैं। आसान तरीका है, आप ये लिखें टॉप 10 ब्रोकरेज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नाम मिल जाएगा। लेकिन और उसमें से जो चाहें आप वो यूज कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है किसी में भी। ये ट्रेड मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उसके अंदर जो ऐप का रिस्पॉन्स है वो बड़ा अच्छा है, क्रैश वगैरह नहीं होती। बाकी कुछ ऐप्स मैंने सुना है उसमें क्रैश हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो सवाल है, चले हैं भाई के सवाल ले लें। काइंडली ये भी बता दें सर, 27-28 ईयर्स का लड़का अगर 150K 170K पर मंथ बचा रहा है तो क्या अभी उसे इन्वेस्ट फॉर 4 ईयर्स लाइक 100K पर मंथ? हाँ, बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? आपने 4-5 कंपनीज निकालनी है। लेट सपोज ₹1,00,000 अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपने 10 कंपनी मैक्सिमम निकाले हैं इसके अंदर ₹1,00,000 के लिए। और 10 कंपनी के अंदर 10,000 रुपए हर महीने एक एक कंपनी में डालते रहे। अच्छा, ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया, इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर मैंने जो है कुछ कंपनीज खुद निकाली हुई हैं, ठीक है। इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन ये देखें, ये कंपनीज मैंने निकाली हुई हैं, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा, परेशान नहीं हो। ये कंपनीज मैंने निकाली हैं, इसमें सारे सेक्टर्स भी कवर हो रहे हैं। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगले 15 साल तक अगर मंथली बेसिस में मैं इसमें इन्वेस्ट करता रहूं तो मेरा जो ईयरली ROI बनेगा ना वो 33%। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ₹100 इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक साल बाद ₹133 मिलेंगे, ठीक है। ये 15-20 साल के ऊपर मैं एवरेज करके बता रहा हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन बेस्ड ऑन प्रीवियस 20 ईयर हिस्टोरिकल डेटा ये चीज होनी चाहिए अगले 10 से 15 साल में। तो ये कंपनीज मैंने सेलेक्ट की हैं। ये वो कंपनीज हैं जो मंथली, अच्छा, मैंने कंपनीज को ना 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक मैंने किया लॉन्ग टर्म, ये जो कंपनीज मैं दिखा रहा हूँ ना इसमें मैं मंथली पैसे डालता हूँ, जो मेरी हैसियत है उसके हिसाब से ये मंथली डालता हूँ। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो मुझे लगता है कि कुछ अरसे के लिए वो पैसे बना के देंगी और फिर उसके बाद जो है वो पैसे ज्यादा नहीं बनाएंगी या वो नीचे आ जाएंगी, तो वो मैं मिड टर्म में रखता हूँ। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि चौके छक्के मारती है ना, ये इस तरह की है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा इन दो डायरेक्शन में जाने का, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। वो टाइम अगर आप लोग नहीं पढ़े, CAGR 33% का मतलब ये, अच्छा, नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज का CAGR जो है वो 18% है। और मैं अपने लिए उम्मीद है मुझे कि मैं 33% का वो कर लूंगा। यूएस स्टॉक एक्सचेंज और शरिया इन फ्यूचर सेशन, यूएस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, स्टॉक के ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये पाकिस्तान से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कोई आसान तरीका नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करें तो आप जो है वो पैसे ज्यादा ही बनाएंगे। तो अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके करें तो पैसे आपको यहाँ से ही बन जाएंगे। हिस्टोरिकल डेटा यही साबित करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। सब लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज ये कि अच्छा, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है अभी माज ने यहाँ पे शेयर किया है, ये इसका लिंक सिर्फ यहीं रहेगा। ये जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने सेशन एक्टिवली वो करना है। जो लोग सोते रहते हैं उनके लिए ये नहीं है ग्रुप, और उनको हम अलाउ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज की वो। अच्छा, इसके अंदर मैं ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट मास, एक काम छोटा सा कर लें, स्क्रीन जो है वो कर लें, क्या नाम है, एक पिक्चर ले लें हमारे जितने भी बहन भाई आए हुए हैं उनके साथ। अगर आप लोग काइंडली अपने माँ वो ऑन कर लें कैमरास, तो एक मास भाई पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एक और चीज़ क्या है, मैं एक और चीज़ जहन में रखें। अभी जब मैं ये जो मैंने शीट शेयर की है ना, जो क्राइटेरिया और जो फिर जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए हैं, पहली चीज़, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं बस जो अपनी लर्निंग है वो शेयर कर रहा हूँ। बाद में आप रोते हुए आए, आपने इसमें इन्वेस्टमेंट का बोला था, मैंने कर दी, और ये तो शेयर नीचे चला गया, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। लेकिन जब मैं ये शेयर करने का मेरा क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे हैं 78 लोग, तो जब हम मेन ग्रुप के अंदर ये पूछेंगे ना कि ये सेशन कैसा रहा, तो उस पे जब 77 लोग रिएक्शन देंगे ना, या अच्छा बुरा जो भी है वो आप कर सकते हैं, हम इसके ऊपर नहीं कर रहे। लेकिन जब 77 लोग करेंगे ना उसके बाद जो है वो हम आपके साथ ये शीट शेयर करेंगे, ताकि हमें पता चले कि भाई आप लोग को वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है।
अच्छा, हाँ असद यही है कि जो पीकेआर की डीवैल्यूएशन है और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन दोनों को लगा के भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले 20 साल में स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चैट में थोड़ा सा बता दें कि यार अच्छा लगा, कोई चीज़ हम बोल रहे हुआ करें ग्रुप के अंदर तो काइंडली अपने रिएक्शन से ये बता दिया करें कि वो बात आपको अच्छी लगी बुरी लगी। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि भाई हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बस एक मोटिवेशन आती है, आप लोगों से पैसे तो हम ले नहीं रहे, ठीक है, तो आप मोटिवेट ही कर दें हमें। हमारा चैनल तो है नहीं हम बोले अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम, ठीक है। मास पिक्चर ले लें आप। जी डन। ले ली मैंने। मैंने भी खोली यार, मेरी भी ले लो यार प्लीज भाई, दोस्त। बहुत अच्छा है यार, मजा आया आप लोग के साथ। तो देखें ये फ्रेमवर्क ना बहुत आसान करके मैंने समझाया है, इसी को ही इम्प्लीमेंट करें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। जो मैं कंपनीज दूंगा ना आप लोग का, अब टास्क ये है, जो मैं कंपनीज आपको दूंगा जो मैंने शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने खुद इन क्राइटेरिया के ऊपर एक एक कंपनी को चेक करना है। जो इस क्राइटेरिया पे ऊपर नहीं उतर रही उस पर आपने नहीं जाना है, जो उतर रही है उस पर जाना है। और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये वाली जो इस क्राइटेरिया पे उस तरह से पूरी नहीं उतर रही तो आपने क्यों सेलेक्ट की है, हो सकता है मेरी रीजनिंग डिफरेंट हो और वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे 2:30 to 3:30। आज थोड़ा सेशन लंबा हो गया, उसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अपना